1975 में रॉकफेलर कमीशन को चुना गया था ताकि CIA द्वारा 50 और 60 के दशक में चलाए गए गुप्त माइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स की जांच की जा सके। इस प्रोजेक्ट को MK अल्ट्रा के नाम से जाना जाता है और जब ये जांच शुरू हुई तो CIA के डायरेक्टर ने सभी संबंधित दस्तावेज नष्ट करने के आदेश दे दिए। इसी वजह से ये पुष्टि करना नामुमकिन हो गया कि MK अल्ट्रा वास्तव में बंद हो गया है या नहीं। डॉक्टर एमिली नेशनल क्राइम एजेंसी यानी NCA की एजेंट है और वो मिलिट्री साइकोलॉजी में माहिर हैं। वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में एक्सपर्ट हैं और बता सकती हैं कि कोई झूठ बोल रहा है। एक दिन उसे डॉक्टर फिलिप्स ने बुलाया जिनकी रिसर्च उसने अपने काम में इस्तेमाल की है। फिलिप चाहता है कि वो एक गुप्त प्रोजेक्ट में हिस्सा ले जिसमें उसे कुछ पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो पर प्रतिक्रिया देनी होगी। एमिली कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और वीडियो शुरू करने से पहले फिलिप उसे याद दिलाता है कि ये कमरा और ये टेप्स मौजूद नहीं है। रिकॉर्डिंग में टेस्ट ग्रुप 17 का फुटेज दिखता है, एक सफेद कमरे में जहां बस कुछ कुर्सियां और टेबल हैं। फिलिप्स कंफर्म करता है कि ये वही कमरा है जो एमिली के सामने दिख रहा था। जब सफाई वाली टीम जगह साफ कर देती है तब नर्स दरवाजा खोलती है ताकि पहला टेस्ट सब्जेक्ट अंदर आ सके। कैरी को एक लंबा सवालों का फॉर्म दिया गया है जिसे उसे भरना है और कुछ सवालों को देखकर वो हैरान हो जाती है, जैसे कि कौन सा छुट्टी वाला दिन वो रद्द कर देगी। जब गलती से उसकी पेंसिल टूट जाती है तो वो दूसरी मांगती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद नर्स अगले टेस्ट सब्जेक्ट के साथ आती है और कैरी को दूसरी पेंसिल मिल जाती है। नया लड़का टोनी है जिसे ये नोटिस होता है कि मेज और कुर्सियां फर्श पर पेंच किया हुआ था। वो सवालों का फॉर्म देखता है और उन सवालों को देखकर हैरान भी होता है, जैसे कि उससे पूछा गया कि वो अपनी जिंदगी के 5 साल किस चीज के लिए छोड़ देगा। फिर क्रॉफर्ड आता है और कैरी के ठीक सामने बैठ जाता है जिससे वो थोड़ी असहज महसूस करती है। वो सारे सवाल काफी जल्दी जल्दी जवाब देता है जैसे उसे ज्यादा परवाह नहीं है। आखिर में पॉल आता है और टेबल से दूर वाली कुर्सी चुनता है। क्रॉफर्ड जल्दी ही फॉर्म भर लेता है और सोचता है कि ये सब कितना मजेदार है कि हर कोई इतना हिचकिचा रहा था कि उसने कैरी की मदद करना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत ही अहंकारी अंदाज में। एमिली ने फिलिप से कहा कि ये क्लासिक मामला है पदक्रम और अधीनता का। उसने भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था एक जोड़े के साथ जिनका रिश्ता उस प्रोजेक्ट के दौरान टूट गया था, लेकिन फिलिप कहता है कि ये मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल होगा। अपना प्रश्नावली पूरा करने के बाद क्रॉफर्ड कैरी से बात करता है और बताता है कि वो अक्सर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लेता है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत होती है। हालांकि उसे लगता है कि ये जगह इससे कहीं ज्यादा शानदार है। आमतौर पर लैब्स में उन्हें 50 या $100 से ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसी वक्त आवाज आती है कि मां आ रही है और फिलिप्स कमरे में प्रवेश करता है। वह खुद को सुपरवाइजर बताता है, लेकिन पहले कुछ रूटीन सवाल पूछने होते हैं। वो पक्का करता है कि सब अमेरिकी नागरिक हैं, दिमाग ठीक है और कोई जबरदस्ती नहीं हुई। फिर वो समझाता है कि वे इंसानी दिमाग की प्रकृति और उसकी सीमाओं की जांच करेंगे। टेस्ट 4 हिस्सों में बटा हुआ है। जब वो निकल जाएगा तो ये फेजेज अपने आप शुरू हो जाएंगे। ये 8 घंटे तक चलेगा और पेमेंट $250 होगी। फिलिप्स उनसे कहता है कि वे प्रश्नावली पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, लेकिन पॉल कहता है उसके पास नंबर नहीं है। फिर वो सबको अपनी सारी निजी चीजें लिफाफों में डालने को कहता है जिसमें उनके फोन भी शामिल हैं। टोनी बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल आने वाली है, लेकिन फोन फिर भी छीन लिया जाता है। फिलिप घोषणा करता है कि हर फेज में एक आदमी बाहर हो जाएगा, लेकिन चाहे जो भी क्रम हो सबको पेमेंट वैसे ही मिलेगी। वैसा ही वो बढ़िया से कैरी से उसका नाम पूछता है, लेकिन अचानक उसका चेहरा पकड़कर उसके सिर में गोली मार देता है। बाकी लोग घबरा जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, जबकि फिलिप्स कमरे से बाहर निकल जाता है और पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। क्रॉफर्ड कैरी की हालत देखता है और पुष्टि करता है कि वो मर चुकी है। टोनी हंसता है और ताली बजाता है, सोचता है कि ये सब यूट्यूब के लिए कोई मजाक है। गुस्साई क्रॉफर्ड टोनी को लाश के पास लेकर जाता है ताकि वो सच को स्वीकार करे, और टोनी आखिरकार घबरा जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है और खिड़कियों पर खुद को पटकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टोनी और क्रॉफर्ड दीवारों को मारते हैं और पैनल्स को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार है। टोनी समझ जाता है कि यही तो टेस्ट है। वे देखना चाहते हैं कि लोग सामने किसी की गोली लगने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एमिली फिलिप से पूछती है कि उसने ये सब कैसे छिपा लिया, तो वो बताता है कि परिवार उन्हें लापता बताता है और केस कभी सुलझ नहीं पाता। फिर एमिली कागज देखती है और अमेरिकी हताहतों का जिक्र पाती है, जिससे उसे लगता है कि ये सरकार नहीं हो सकती। फिलिप्स कंफर्म करता है कि MK प्रोग्राम हमेशा सरकार से बाहर ही रहा है, लेकिन वो उसके बाकी सवालों के जवाब दो, वादा करते हुए कि सब जल्दी समझ में आ जाएगा। कमरे में पुरुष सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आमतौर पर अखबार के क्लासिफाइड सेक्शन में विज्ञापित किया जाता था। उन्हें एहसास होता है कि लंबे ड्राइव के बाद जो उन्हें यहाँ लाया, उन्हें ये भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं। अचानक उन्हें एक बीप की आवाज सुनाई देती है और दीवार पर एक हैच खुलता है जिससे वो गन गिर जाती है जिसने कैरी को मार दिया था। पॉल उसे उठाता है और बाकी लोगों की तरफ ताने लगाते हुए सोचता है कि 4 चरणीय समाप्ति का मतलब है कि केवल एक ही बच सकता है। क्रॉफर्ड उसे चेक करने को कहता है। गोली चलती है और पॉल पाता है कि केवल एक ही गोली बची है, तो क्रॉफर्ड सोचता है कि गन मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बाहर निकलने में मदद करने के लिए है। टोनी शिकायत करता है और पॉल जोर से चिल्लाता है, तो क्रॉफर्ड उनसे शांत होने को कहता है। खिड़कियां शायद बुलेट प्रूफ है, इसलिए उन पर गोली चलाना गोली बर्बाद करने के जैसा है। एक और बीप की आवाज कमरे में गूंजती है और एक छोटी स्क्रीन पर काउंटडाउन दिखता है। साथ ही स्पीकर से आवाज आती है कि उनके पास 2 घंटे बाकी है। हैच एक कागज का टुकड़ा कमरे में फेंकता है और आवाज उनसे जवाब देने को कहती है। सवाल। क्रॉफर्ड ने कागज का टुकड़ा उठाया और पढ़ा। 1 से 33 के बीच अमेरिकियों में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर चुना जाता है? कुछ नियम भी है। जो व्यक्ति सही जवाब से सबसे ज्यादा दूर होगा वही अगला बाहर होगा, और अगर कोई जवाब देने से इनकार करता है तो सब बाहर हो जाएंगे। एमिली हैरान है कि अभी तक टेस्ट का मकसद नहीं पूछा, लेकिन वो जानती है कि अगर उसने ये पूछ लिए तो इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। उसने उससे कोई अवलोकन करने को कहा, तो एमिली ने नोटिस किया कि रूल एक जानबूझकर इतने अजीब तरीके से बोल रही हैं जैसे अंग्रेजी उनकी दूसरी भाषा हो। फिलिप उसकी तारीफ करता है कि वो सबसे तेज है इस बात को पकड़ने में।
फिर वो बताती है कि एमके प्रोग्राम को 3 राष्ट्रपतियों ने बंद कर दिया था आम जनता के नुकसान की वजह से, तो उसे समझ नहीं आता कि वो ये काम कैसे कर रहे हैं। फिलिप्स समझाता है कि 9/11 के बाद उनके पास कोई और विकल्प नहीं था और उनके किए गए कामों को पूरी माफी दे दी गई है। वो अपने सीनियर का एक कथन सुनाता है जो उसे याद दिलाता है कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं वो उनके लिए किया जा रहा था, उनके दुश्मन भी थे। कमरे में टोनी मेज पर कूद रहा था ताकि लाइट्स तोड़ सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्रॉफर्ड को किसी आवाज की आवाज सुनाई देती है तो वो और टोनी फर्श के वेंट्स में कान लगाते हैं। वहां पर कोई विदेशी भाषा में बातें कर रहे थे और टोनी सोचता है कि शायद उन्हें आतंकवादियों ने पकड़ लिया है, लेकिन क्रॉफर्ड बताता है कि ये एक चाल हो सकती है जो उनके दिमाग के साथ खेल रही हो। फिर पॉल को ध्यान आता है कि दीवार पर हेल्प शब्द को खरोचा गया है। सभी करीब से देखते हैं और कई नाम भी पाते हैं। वे सोचते हैं कि वहां और भी कुछ लिखा है, लेकिन उन पर रंग चढ़ा हुआ है और उन्हें पढ़ना मुश्किल है। टोनी कार का थोड़ा खून लेकर खरोचों पर लगाता है ताकि वे पढ़ सकें। कुछ शब्द मदद मांग रहे हैं तो कुछ दुआएं मांग रहे हैं। वहां 25 दिसंबर की तारीख भी है, जिससे टोनी को लगता है कि कुछ मुसलमानों ने क्रिसमस पर लोगों को मारा। हर दीवार चेक करने के बाद भी लड़कों के पास कोई सुराग नहीं है। निराश टोनी अपनी जैकेट कैरी के शरीर पर डाल देता है। फिलिप्स एमिली से कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट लगातार चल रहा है, बदलते और विकसित होते रहना होता है और उसे इसे ऐसा करने में मदद करनी चाहिए। पहले ये टेस्ट 6 से 8 घंटे लग जाता था, लेकिन जब से उन्होंने दीवारों पर वो नाम लिखे हैं, प्रक्रिया तेज हो गई है। कमरे में आदमी संभावित जवाबों पर चर्चा करने लगे हैं, लेकिन कोई भी सही जवाब पर सहमत नहीं हो पा रहा। एक नाराज पॉल घड़ी पर मारना शुरू कर देता है, जिससे घड़ी बंद हो जाती है। वो खिड़की में गोली मारने की तैयारी करता है, तभी टोनी उसे रोकने के लिए टैकल कर देता है ताकि गोली बेकार न जाए, क्योंकि वो पूरे कमरे में उछल सकती थी। बंदूक गिर गई तो क्रॉफर्ड उसे टोनी की ओर लात मारता है और कहता है कि वो उसे नहीं चाहता। तभी एक हैच खुलती है तो आदमी उस तरफ देखने के लिए भागते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। टोनी अपना हाथ उस छेद में डालता है, पर उससे भी कुछ काम का नहीं मिलता। इसके बाद सब लड़के मेज के नीचे छुप जाते हैं और धीरे धीरे बात करके कोई योजना बनाते हैं। डर के मारे पॉल एक कोने में खड़ा रहता है। टोनी अपना हाथ बंदूक लेकर छेद में डालता है और हैच तुरंत बंद हो जाती है, जिससे उसका कलाई फंस जाती है। पॉल और क्रॉफर्ड उसकी मदद करते हैं और टोनी अपना हाथ निकालने में कामयाब हो जाता है, जो नई चोटों के साथ बाहर आए, लेकिन कोई बंदूक नहीं थी। क्रॉफर्ड ने टोनी की चोट पर अपनी शर्ट बांधी जब दरवाजा बंद हुआ और घड़ी दूसरी दीवार पर दिखने लगी। ये सब देखते हुए फिलिप्स ने एमिली से पूछा कि क्या उसे इस बात से कोई दिक्कत है। उसने कहा कि नहीं, लेकिन जब वो बाथरूम गई तो उल्टी कर दी और टूट गई। कमरे में लड़के मेज पर बैठकर इस सवाल पर चर्चा कर रहे थे। पॉल घबराहट के कगार पर था और क्रॉफर्ड चाहता था कि वे सब एक ही नंबर चुने ताकि सब साथ में मर जाएं, या कोई नहीं करता। जवाब देने से पहले पॉल और टोनी अपने अपने करीबी लोगों के नाम बताते हैं ताकि अगर उनकी मौत हो जाए तो बाकी लोग उनसे संपर्क कर सकें। शुरू में क्रॉफर्ड कहता है कि उसे किसी को अपने बारे में पता चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वे सब एक साथ प्रार्थना करते हैं तो वो आखिरकार अपनी बेटी के बारे में बताता है, जिसे वो कभी देख नहीं पाता। आखिरकार समय खत्म हो जाता है और आवाज जवाब मांगती है। टोनी और क्रॉफर्ड साथ कहते हैं जैसा कि उन्होंने तय किया था, लेकिन पॉल जवाब देता है 17। आवाज घोषणा करती है कि अगला शिकार चुना जा चुका है और विंड डक्टिपस खुल गए हैं। कमरे में नींद गैस भर दो। आदमी अपने चेहरे ढक लेते हैं, लेकिन जल्दी ही बेहोश हो जाते हैं। फिर एक मेडिकल टीम कमरे में आती है और तीनों को स्ट्रेचर पर ले जाती है। टेप खत्म होता है और फिलिप तीनों को वापस कमरे में लाने के आदेश देता है। वो बताता है कि टेप पर दिख रहे घटनाक्रम उसी सुबह रिकॉर्ड किए गए थे, तो तीनों करीब 3 घंटे से बेहोश हैं। फिर वो उसे याद दिलाता है कि अगर उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिलिप्स एमिली को लैब कोट और मास्क देता है और वे दोनों कमरे में दाखिल होते हैं साथ में। एमिली सोती हुई बत्तियों को घूरती रहती है और गरीब कैरी के बारे में सोचती रहती है। दरवाजा बंद होता है और फिलिप्स समझाता है कि यह कमरा पूरी तरह से इस प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया था। इसने कहा था, सोची समझी डराने की रणनीति। अब एमिली को देखना पड़ता है कि कैसे फिलिप्स एक बंदूक निकालता है और टोनी को मार देता है। वो हिम्मत जुटाए रहती है जब वे कमरे से बाहर निकलते हैं और उस खिड़की के पास वापस आते हैं, जहां फिलिप्स उससे टेस्ट जारी रखने का आदेश देने को कहता है। कमरे में क्लासिकल संगीत बजाया जाता है ताकि बचे हुए लोगों को जगाया जा सके। क्रॉफर्ड पुष्टि करता है, टोनी की मौत हो गई है और पॉल टूट गया है। गुस्से से भरा क्रॉफर्ड पॉल को दीवार से टकरा देता है और उसे मारने लगता है क्योंकि उसने अलग नंबर बताया। हैच से एक बंदूक फेंकी जाती है और क्रॉफर्ड उसे पकड़कर पॉल पर तान देता है, जो उसे उन लोगों में से एक कहता है और आगे बढ़ने को कहता है। लेकिन जब क्रॉफर्ड वेंट में आवाजें सुनता है तो वो पीछे हट जाता है और झुक जाता है। हैच खुलता है और एक और कागज का टुकड़ा कमरे में गिरता है। क्रॉफर्ड ध्यान देता है कि सवाल के साथ एक सुराग भी है, तो वो सुराग को फाड़कर छुपा लेता है उससे पहले कि पॉल से सवाल पढ़े। सवाल था, यूएसए अंतर्राष्ट्रीय औसत IQ सूची में किस नंबर पर है। जो भी सबसे गलत जवाब देगा वही आखिरी शिकार बनेगा। अगर कोई जवाब नहीं देगा या एक जैसा जवाब देगा तो दोनों को मार दिया जाएगा। हिंट में कहा गया था कि जवाब टॉप 10 के बाहर है, लेकिन क्रॉफर्ड ये बात शेयर नहीं करता। फिलिप्स ने एमिली से कहा कि लोग बचने के लिए कुछ भी कर जाते हैं और फिर की कार्ड नीचे रखकर कमरे से बाहर चला जाता है। पॉल शुरू कर देता है, फिर से टूट गया। कह रहा था कि पिछली बार उसने गलती से अलग नंबर बताया था। क्रॉफर्ड उस पर यकीन नहीं करता, कहता है कि पॉल ने तो बस अपनी जान बचाने के लिए जो करना था वो किया। साइंटिस्ट फिर से बतखों के अंदर रिकॉर्ड की गई आवाजें चलाते हैं और क्रॉफर्ड उन्हें मुसलमानों की दुआएं समझ लेता है, तो वो कहता है कि टोनी सही था। वो पॉल को मेज के नीचे खींच लेता है और दोनों हालात पर बातें करते हैं और धीरे बोलते हैं, लेकिन माइक्रोफोन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। वैसे भी क्रॉफर्ड बार बार पॉल से कहता रहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना है और सूचित करना है। लोगों को एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया, लेकिन पॉल बस आदेश मांगकर जिंदा रहना चाहता है। साइंटिस्ट ने ऐलान किया कि फिलिप ने आखिरी उम्मीदवार चुन लिया है, तो जैसे ही सबका ध्यान हटता है एमिली चुपके से की कार्ड चुरा लेती है। फिलिप बात करता है कि किसी इंसान को मारना कितना मुश्किल होता है और एमिली समझ जाती है कि उसने शुरू से ही फाइनल सब्जेक्ट कौन होगा ये क्वेश्चनियर्स की मदद से जान लिया था। कमरे में पॉल अभी भी सहयोग करने से इनकार करता है, तो क्रॉफर्ड मेज पर चढ़कर कूदने लगता है, उम्मीद करता है कि वेंट तक पहुंच जाएगा। काफी कोशिशों के बाद
कड़ी मेहनत के बाद वो लाइट्स को इतने बार पंच करता है कि वो टूट जाती हैं और टूटा हुआ कांच चारों ओर गिरने लगता है। पॉल इस ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर बंदूक वापस ले लेता है। क्रॉफर्ड कुछ मेटल के टुकड़े हटाता है और छेद के किनारे पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पाता, तो वो पॉल से मदद मांगता है। जैसे ही पॉल उसके पैरों को पकड़कर उसे ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, दरवाजा खुलता है और दो वैज्ञानिक अंदर आकर उनकी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। पॉल आखिरी बार जोर लगाता है और क्रॉफर्ड को ऊपर धकेल देता है, जिससे वो आखिरकार वेंट डक्ट के अंदर पहुंच जाता है। फिर पॉल वो दो वैज्ञानिकों से भिड़ने की कोशिश करता है, जो उसे तुरंत टेजर से मारकर बेहोश कर देते हैं। क्रॉफर्ड कुछ देर वेंट में रेंगता है, जब तक कि उसे ग्रिल नहीं मिलती जो उसे छत तक ले जा सके। वो उसे धकेलने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। छत पर खड़े दो वैज्ञानिक ग्रिल के पास आते हैं और क्रॉफर्ड पर सुलाने वाली गैस छिड़क देते हैं, ताकि वो भी बेहोश हो जाए। जब क्रॉफर्ड को वापस कमरे में लाया जाता है, तो एमिली आखिरकार टूट जाती है। वो तब तक इंतजार करती है जब तक वैज्ञानिक नहीं चले जाते और फिर की कार्ड से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती है। तभी अलार्म बजने लगता है। सिक्योरिटी ब्रीच की आवाज पर एमिली लड़कों को जगा देती है और उन्हें भागने को कहती है, लेकिन ये सब तो उसकी कल्पना है। असल में वो खिड़की के पास खड़ी है और दो बेहोश लड़कों को देख रही है। फिलिप समझ जाता है कि उसके पास चाबी है और उसे वापस ले लेता है। कहता है कि वो अभी तैयार नहीं है। एमिली कसम खाती है कि वो तैयार है और बताती है कि इस प्रयोग का मकसद एपोप्टोसिस को समझना है। ये शरीर का एक तरीका है जिससे दिमाग समझता है कि किसी सेल को बड़ी भलाई के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए। पॉल जागता है और चेक करता है। क्रॉफर्ड समय के बारे में पूछता है। उनके पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, इसलिए वे संभावित जवाबों पर चर्चा करते हैं। पहले पढ़े हुए हिंट का इस्तेमाल करते हुए क्रॉफर्ड पॉल से झूठ बोलता और कहता है कि उसने किसी मैगजीन में पढ़ा था कि जवाब 5 है। वो ये भी बताता है कि उनके आगमन के समय बिल्डिंग की योजना कैसी थी, ताकि जब दरवाजा खुले तो वे भागने के लिए तैयार रहें। फिर क्रॉफर्ड अपने शरीर को अपने मर चुके दोस्तों के खून से ढकने लगता है। कहता है कि अगर वे फिसलेनी होंगे तो सिक्योरिटी उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। पॉल रोता है और ऐसा करने से मना कर देता है, तो क्रॉफर्ड उसे बंदूक देता है और कहता है कि फिलिप्स को गोली मार दे। वे तय करते हैं कि पॉल 5 कहेगा और क्रॉफर्ड 4। क्रॉफर्ड घबराए पॉल को लगातार समझाता रहता है कि ये योजना उन्हें प्रयोग रोकने और जाने बचाने में मदद करेगी। जब आखिरी वक्त आता है, पॉल कहता है कि वो नहीं कर पाएगा और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, जिससे वो सफलतापूर्वक एपोप्टोसिस बन जाता है। लेकिन तभी वैज्ञानिक अंदर आते हैं और पहले क्रॉफर्ड को गोली मार देते हैं। चिल्लाते हुए पॉल को घसीटते हुए ले जाया जाता है। तब फिलिप्स एमिली से कहता है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस प्रयोग को पास कर पाते हैं। आम लोगों में 20 में से 1 के अंदर नागरिक हथियार बनने की सोच होती है। एमिली समझ जाती है कि यह प्रोग्राम खुद को खत्म करने वाले बम्बारे बना रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मध्य पूर्व के धर्म इसे आग से आग बुझाने का तरीका मानते हैं। इसके बाद फिलिप्स पॉल को अच्छा देशभक्त होने पर बधाई देता है, लेकिन पॉल उसे भागने के लिए कहता है। जब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है तो वो एमिली को देखता है और मदद मांगता है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देती है ताकि वो बाहर न निकल सके। पॉल गाली देता है और दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मारता है। फिर वो फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। जब एक टीम कमरे की सफाई के लिए आती है तो फिलिप्स गर्व से एमिली को प्रोग्राम में शामिल करता है। सिक्योरिटी कुछ खास दरवाजे बंद करती रहती है ताकि पॉल को एक खास कमरे की तरफ ले जाया जा सके। एमिली समझ जाती है कि आज तो बस पहला चरण था, जो कि सही उम्मीदवार चुनने का कदम था। पॉल उस कमरे में जाता है जहां दूसरे पुरुष भी हैं जिन्होंने पहला चरण पास कर लिया है, और एक आवाज बताती है कि अब दूसरा चरण शुरू होने वाला है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।